तो मूवी की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जिसमें रशिया के दो भाई दिमित्री और आर्केडी अपने ही शहर में रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जब आंदोलन ने गर्मी पकड़ी तो इस शहर पर रशियन गवर्नमेंट ने एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें दिमित्री भैया स्वर्ग के मिस्त्री बन गए और आर्केडी को पुलिस ने धर लिया। इन दो भाइयों के बिना ये आंदोलन यहीं खत्म हुआ। अब आ जाओ प्रेजेंट में 17 साल बाद, जहां आर्केडी अब रिहा हो चुका था। साथ ही सूत्रों से उसे पता चला कि उसका भाई दिमित्री अभी भी जिंदा है। इसलिए आर्केडी के चेलों ने एक आदमी का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया, जिसके बाद आर्केडी ने उस आदमी को अपने भाई का पता बताने के लिए बहुत टॉर्चर किया। तब उस आदमी ने दिमित्री का पता तो बता दिया, लेकिन साथ ही उसने कहा कि तुम्हारा भाई तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता, और ऐसा क्यों वो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ से सीन लंदन में आया, जहाँ मिलिट्री ऑफिसर माइकल अपनी भाभी और भतीजी से मिलने जा रहा था। असल में कुछ समय पहले एक जंग में उसका भाई शहीद हो गया। तब से माइकल ही अपनी भाभी और भतीजी का ध्यान रख रहा था। यहाँ उसकी भाभी रकेल अपनी बेटी डैनी को कहीं भी बाहर जाने से रोक रही थी। असल में उसको डर था कि कहीं अपने पति की तरह वो अपनी बेटी को भी ना खो दे, लेकिन इस उम्र में बच्चे कहाँ ही अपनी पेरेंट्स की सुनते हैं। इसलिए डैनी घर से भागने लगी, जहाँ माइकल ने आकर उसे पीछे से धप्पा कर दिया। माइकल उससे बोला कि आज रात हम फुटबॉल मैच देखने चलेंगे, जिसके लिए डैनी भी मान गई। अब रात होते ये दोनों मैच देखने पहुंचे, जहाँ थोड़ी बातों के बीच ही डैनी को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया कि मैं तुम्हारा इसी स्टेडियम में ब्लॉक 69 में वेट कर रहा हूँ, इसलिए तुम जल्दी आओ। ये मैसेज देखकर डैनी ने माइकल से कहा कि मुझे भूख लग रही है, इसलिए माइकल उसके लिए चाय पानी लेने चला गया। तभी यहाँ आर्केडी और उसके लोग स्टेडियम के कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां उन्होंने काफी सारे लोगों को मार गिराया। तब आर्केडी सिक्योरिटी इंचार्ज थॉमसन से बोला कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पहले तो मैं तुम्हें जहर वाली थम्स अप पिलाऊंगा और फिर तुम्हारे घर वालों को। ये सुनकर थॉमसन आर्केडी के ऑर्डर्स पूरा करने के लिए मान गया। तभी आर्केडी के चेलों ने सबसे पहले सारे एग्जिट गेट बंद कर दिए, ताकि अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। जिसके बाद इन्होंने नेटवर्क टावर को उड़ाया, ताकि सबके फोन के सिग्नल गायब हो जाएं। यहाँ माइकल चाय पानी लेके वापस आया तो देखा कि डैनी तो यहाँ से गायब थी, क्योंकि डैनी का तो दूसरा ही नाश्ता पानी चल रहा था। खैर माइकल ने डैनी को कॉल लगाई, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से उसका संपर्क नहीं बन पाया। तब उसने इस सिक्योरिटी गार्ड फैजल से रिक्वेस्ट करी कि तुम माइक में मेरी बेटी के लिए मिसिंग अनाउंसमेंट करा दो। फैजल ने कंट्रोल रूम में कांटेक्ट किया, लेकिन उसकी ये बात आर्केडी ने इग्नोर करवा दी। तब माइकल जिद करने लगा कि मुझे लेके चलो कंट्रोल रूम में, मैं देखता हूँ। अब फैजल ना चाहते हुए भी माइकल को कंट्रोल रूम की तरफ लाने लगा। जब ये दोनों लिफ्ट के पास पहुंचे तो यहाँ आर्केडी का बंदा सिक्योरिटी गार्ड बने खड़ा था, जिसने उन दोनों को ऊपर जाने से मना कर दिया। लेकिन माइकल के ना मानने पर वो उसे सही में ऊपर भेजता कि इतने में माइकल ने ही उस गार्ड को ऊपर भेज दिया। वो समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है फैजल, और उसका बैग चेक करने लगा, जिसमें उसे नमक की तरह दिखने वाला बहुत सारा एक्सप्लोजिव मिला। माइकल इन एक्सप्लोजिव को देखकर समझ गया कि किसी ने इस स्टेडियम में दिवाली मनाने का प्लान किया है। इसलिए उसने फैजल के वॉकी टॉकी से पुलिस को कांटेक्ट करके बताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन पुलिस कमांडर ने माइकल की बात को ऐसे ही हवा में उड़ा दिया, जैसे आप मेरी सब्सक्राइब करने वाली लाइन को उड़ाते हो। खैर कमांडर को किसी अनजान की बातों पर 10 ग्राम भी विश्वास नहीं था, इसलिए ये बात कंफर्म करने के लिए उसने डायरेक्ट कंट्रोल रूम में थॉमसन से कांटेक्ट किया, जहां थॉमसन आर्केडी से डरते हुए बोला, यहाँ तो सब चंगा सी है जी। यहीं कंट्रोल रूम से इन्होंने स्टेडियम में आए हर इंसान का चेहरा स्कैन करना शुरू कर दिया, ताकि इनमें से कोई दिमित्री मिल जाए। आर्केडी के लोग स्टेडियम में RDX भी फिट कर रहे थे, ताकि जब वो यहाँ से निकले तो फुल रोल्ला मचा कर जाएं। तभी आर्केडी के पास ये तातियाना आके बताने लगी कि लिफ्ट के पास से हमारा आंद्रे नाम का सिक्योरिटी गार्ड गायब है। इसलिए आर्केडी ने अपने 2 चेलों को आंद्रे की तलाश करने भेज दिया। ये दोनों आंद्रे को ढूंढने लगे, जहां उन्हें आंद्रे का रसल की जगह उसका मसल बाथरूम में मिला।
ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने आरकेडी को बताई, जिसे सुनकर आरकेडी को गुस्सा आ गया। इसलिए उसने अपने 2 और आदमियों को आंद्रे के किलर को मारने के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ माइकल ने फैजल को काम दिया कि वो जल्दी से स्टेडियम में जाकर डैनी को ढूंढे, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है, जबकि कुछ बड़ा पहले ही हो रहा था। खैर, यहाँ से फैजल नीचे गया और माइकल यहीं पर रुककर आगे की रणनीति सोचने लगा। तभी यहाँ उस पर आरकेडी के लोगों ने हमला कर दिया। इनके बीच बड़ी तगड़ी फाइट हुई, जिसमें इन्होंने गैस पाइप को काटकर वहाँ गैस फैला दी। वैसे शुक्र है सिलेंडर वाली गैस ही फैलाई। खैर, चारों तरफ गैस के माहौल में माइकल ने गन शॉट करके आरकेडी के एक बंदे को आग के हवाले कर दिया। अब बज्जी आई इस 10 फुटिया की, जिसका हाथ 64 किलो का था, लेकिन तब भी माइकल ने अपनी बुद्धि का 100% इस्तेमाल करते हुए इसकी गर्दन में एक चाकू घुसा दिया और इसके चेहरे को गर्म पानी में उबालकर इसका भी खेला खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद तातियाना को इस 10 फुटिया की लाश मिली, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आया, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि तातियाना का तातिया बिच्छू था। इसलिए उसने मम्मी कसम खाई कि अब मैं अपने बॉयफ्रेंड का बदला जरूर लूंगी। यहाँ माइकल ने एक गुंडे की लाश को स्टेडियम पर ले जाकर वहाँ से फेंक दिया, ताकि पुलिस को पता चल जाए कि स्टेडियम में फुटबॉल मैच के साथ साथ WWE भी चल रही है। और उसका ये प्लान एकदम सफल रहा, क्योंकि उस बॉडी से पूरे शहर की पुलिस यहाँ आने लगी और कमांडर को भी माइकल की बात पर विश्वास हो गया। यहाँ आरकेडी रिपोर्टर रूम में पहुंचा, जहां उसने सबकी लाइफ टाइम शूटिंग कर दी और फिर टीवी पर लाइव आकर उसने एक रिपोर्टर से अपना लेटर पढ़वाया, जिसमें लिखा था कि या तो गवर्नमेंट उन्हें दिमित्री की एग्जैक्ट लोकेशन बताए या फिर ये स्टेडियम इस मैच के 90 मिनट पूरे होते ही उड़ जाएगा। ये ब्रॉडकास्ट देखते ही डैनी की माँ भी टेंशन में आ गई। वहीं आरकेडी के आदमियों ने उसे दिखाया कि इसी आदमी ने हमारे बंदों को मारा है। फिर इन्होंने इसका बायोडेटा निकाला, जिससे उन्हें पता चला कि इसका नाम माइकल है, जो कि पहले एक मिलिट्री ऑफिसर था और तो और आज वो यहाँ अपनी भतीजी के साथ आया हुआ है। ये पता चलते ही आरकेडी ने डैनी को पकड़ने के लिए अपने बंदे भेज दिए। यहाँ माइकल डैनी को ढूंढते ही उसके पीछे भागने लगा। तब आरकेडी ने स्टेडियम गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि कैसे भी करके इस माइकल को रोको। आरकेडी के लोगों ने माइकल को तो रोक लिया, लेकिन जब तक वो डैनी को पकड़ते तब तक फैजल डैनी को लेके वहाँ से भाग गया। थोड़ी ही देर में माइकल डैनी से मिला, जहाँ ये दोनों बहुत खुश हुए। अब माइकल को कैसे भी करके डैनी को इस स्टेडियम से बाहर निकालना था, लेकिन इतने सारे बॉम्ब्स देखकर वो समझ गया कि यहाँ से भागना तो इम्पॉसिबल है। इसलिए उसने कमांडर से वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करके कहा कि आरकेडी झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ एक ब्लॉक में बहुत सारे बॉम्ब लगे हुए हैं और इन बॉम्ब्स को सिर्फ और सिर्फ आरकेडी ही डिफ्यूज कर सकता है। इसलिए अगर तुम मुझे दिमित्री का पता बताओ तो मैं उसको पकड़कर आरकेडी से उसके बदले डिफ्यूज बटन मांग लूंगा। इस बात पर कमांडर ने अपनी सहमति जताते हुए माइकल को दिमित्री की लोकेशन बता दी, जिसके बाद माइकल ने फैजल को ऑर्डर दिया कि तुम डैनी को लेकर कहीं कोने में चले जाओ और हाँ, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। अब माइकल दिमित्री को पकड़ने निकला, जहां आरकेडी ने अपने बंदों को माइकल पर हमला करने भेज दिया। लेकिन माइकल कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं था, उसने भी बढ़िया तरीके से आरकेडी के बंदों को हैंडल कर लिया। सबको खर्च करके आखिर वो दिमित्री के पास पहुंच ही गया। तब हमें पता चला कि दिमित्री ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी ताकि उसका भाई या कोई और उसे कभी पहचान न सके। बाकी जब माइकल उससे मिला तभी इस सीन को आरकेडी ने भी देख लिया और वो समझ गया कि ये टोपी मैन ही उसका भाई है। जिसके बाद उसने अपने सारे आदमी औरत माइकल के पीछे लगा दिए। यहाँ तातियाना भी फैजल को बेहोश करके डैनी को अपने साथ ले गई। दूसरी तरफ माइकल दिमित्री को लेके स्टेडियम के ऊपर पहुंचा, जहां आरकेडी ने उससे कांटेक्ट करके बताया कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, इसलिए अगर तुम्हें डैनी वापस चाहिए तो दिमित्री को मेरे हवाले कर दो। अब ना चाहते हुए भी माइकल को इस डील के लिए मानना पड़ा, लेकिन उसकी एक शर्त ये भी थी कि दिमित्री के मिलने के बाद आरकेडी सभी लोगों को स्टेडियम से बाहर जाने देगा। इस बात के लिए भी आरकेडी मान गया। अब माइकल ने दिमित्री से पूछा कि क्यों भाई, क्यों तुम अपने ही भाई के पास नहीं जाना चाहते? तब वो बोला कि आरकेडी मेरी मदद से दोबारा आंदोलन को शुरू करना चाहता है, जिसमें फिर से बहुत सारे लोग मर जाएंगे।
इसलिए ही मैं हमेशा के लिए उससे दूर रहना चाहता हूँ। तभी आरकेडी डैनी को लेके छत पर पहुंचा, जहां ये दोनों एक हाथ ले और दूसरा हाथ दे के लिए तैयार थे। माइकल ने भी अपनी चाल चलते हुए इन्हें छत पर इसलिए बुलाया ताकि पुलिस के चॉपर्स आरकेडी को अपना निशाना बना सके। अब उधर से डैनी और इधर से दिमित्री एक्सचेंज होने चल दिए, लेकिन जैसे ही डैनी सेंटर में आई तब उसने देखा कि दिमित्री के कपड़ों में तो माइकल आरकेडी के पास जा रहा है। तभी माइकल उससे बोला कि जल्दी से भागो, और इधर उसने आरकेडी पर हमला कर दिया। अब इनकी उठापटक के बीच आरकेडी से वो डिफ्यूज बटन गिर गया, जिस पर माइकल ने बड़ी तेजी से झपट्टा मारा। उसके हाथ डिफ्यूज बटन तो लग गया, लेकिन तभी यहाँ तातियाना आ गई, जो अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेने के लिए तैयार थी। अब इनके बीच भी बड़ी गहरी फाइट हुई, जिसमें ये दोनों एकदम से नीचे गिर पड़े, और तभी श्रीमती तातियाना के पेट में ये रोड घुस गई। लेकिन तब भी वो हंसते हुए बोली कि तुम इस डिफ्यूज बटन से भी बॉम्ब को कभी डिफ्यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही 90 मिनट पूरे होंगे यहाँ ब्लास्ट होके ही रहेगा। यहाँ आरकेडी का एक आदमी दिमित्री और डैनी को पकड़कर उसके पास ले आया। तब दिमित्री ने आरकेडी को बताया कि मैंने अपनी मौत का नाटक इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूं। असल में उसने रशियन गवर्नमेंट से एक डील की थी, जिसमें दिमित्री अपनी मौत का नाटक करेगा और रशियन गवर्नमेंट आरकेडी को बस थोड़े ही टाइम के लिए अरेस्ट करेगी। दिमित्री बोला कि तुम मुझे फिर से उसी राह पर ले जाना चाहते हो, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। ये कहकर उसने खुद को ही शूट कर लिया। अपने भाई को मरता देख आरकेडी टूट गया और गुस्से में उसने अपने ही आदमी को मार दिया। दूसरी तरफ माइकल फैजल से बोला कि इस ब्लॉक के सारे लोगों को यहाँ से हटाओ, क्योंकि इस ब्लॉक में बॉम्ब ब्लास्ट होके ही रहेगा। अब फैजल उन्हें हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई हट ही नहीं रहा था। तब एकदम से फैजल ने पता नहीं क्या कहा, जिसे सुनते ही सारे लोग भागने लगे। तभी माइकल की नजर एलईडी पर गई, जिसमें आरकेडी ने डैनी को पकड़ रखा था। वो बोला कि इस ब्लास्ट में मैं तो मरूंगा ही, लेकिन साथ में इस लड़की को भी लेके मरूंगा। ये देखकर माइकल कंट्रोल रूम की तरफ भागा, लेकिन तब तक पूरा कंट्रोल रूम ब्लास्ट हो गया और वहां अफरा तफरी मच गई। डैनी को खोकर माइकल टूट गया। उसे लगा कि उसकी ही वजह से डैनी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तभी उसने रुकी हुई एलईडी को ध्यान से देखा, जिसमें आरकेडी की पीछे की घड़ी में 85 मिनट हुए थे। मतलब वो वीडियो ब्लास्ट के 5 मिनट पहले रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो था, इसलिए शायद डैनी अभी भी जिंदा है। ये सोचकर माइकल उन लोगों के बीच ही डैनी को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर आरकेडी पर गई, जो डैनी को गन पॉइंट पर लेके भाग रहा था। माइकल ने आरकेडी को रोका और डैनी को इशारा किया कि अपने सर का इस्तेमाल करो। तभी डैनी ने अपना सर आरकेडी की नाक में देके मारा और फिर माइकल ने आरकेडी को बिना आरकेओ दिए उसका केओ कर दिया। अब मुझे पता है आपको भी बहुत अफरा तफरी हो रही होगी भागने की, लेकिन उससे पहले यहाँ तक आ गए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।